इस पूरे रीजन में आपको इबादी मुस्लिम ही मिलेंगे। घर में जितनी भी खिड़कियां होंगी, दरवाजे होंगे, वो सामने वाले घर से मैच नहीं खाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट लाइफ जीते हैं। काले रंग का हिजाब डालती है, उसका फेस फिर भी दिखता रहता है, लेकिन जब उसकी शादी होती है तो वो एक वाइट कलर का रोब डालती है और उसको वो उसमें आपकी आंखें भी नहीं दिखती, उस औरत की आंखें भी नहीं दिखती। एंड यू सेड लाइक 10-15 पीपल गो एट द सेम टाइम and they jump in it. And is it considered good to give water to the thirsty people? These old cars, do people still use them? Yeah. Wow. अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व रखा हुआ है, जो कि मैं आपको आज के वीडियो में दिखाऊंगा कि इनका अभी भी रहना खाना, इनके घर का स्टाइल, इनके कल्चर की वैल्यू, ये अपनी कैसे अपने परिवार की रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे ये कम्युनिटी में रहते हैं, कैसे अपने कल्चर को ये मेंटेन रखते हैं। वो सब कुछ आगे हम इनके वीडियो में देखेंगे, जब मैं आपको इनका ये शहर, जो कि अपने आप में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको देखने जाएंगे। तो अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीयर से 600 किलोमीटर से ऊपर सफ़र करके और लगभग पूरा दिन सफ़र करके लोकल लोगों के साथ ट्रैवल करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ बर्बर लोगों से मिलने। बर्बर थोड़ा नाम से ही अजीब लगता होगा। बर्बर असल में नाम आता है बारबेरियन से। सहारा डेजर्ट के एरिया में, ये पूरा जो नॉर्थ अफ्रीका का एरिया है, जो सहारा का एरिया है, यहाँ पे जो इंडिजीनियस लोग रहते थे, जो यहाँ के नेटिव लोग रहते थे, उन लोगों का नाम होता था अमाजिग पीपल। आज के टाइम में भी उनको अमाजिग लोग कहा जाता है। लेकिन जब यहाँ पे रोमन एम्पायर आया और जो ग्रीक आए, तो उन लोगों ने उनको लगा कि ये लोग तो बारबेरियन जैसे हैं, तो इस वजह से उन लोगों ने इनको बर्बर लोग बुलाना शुरू कर दिया। इन बातों को रिकॉर्ड करने मैं स्पेशली सहारा डेजर्ट के बीचों बीच आया हूँ, ताकि एक आपको प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ इन ओएसिस में रहने वाले लोगों की। तभी मेरे आसपास मक्खियाँ भी दिख रही हैं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि आजकल ये सीज़न चल रहा है, इस टाइम पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं जब आपसे बात भी करूँगा, अभी मैं आपको पूरी जो कहानी बताऊँगा, उसमें भी ये मक्खियाँ मेरी तरफ मंडरा रही हैं। तो मैं भी इरिटेट नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे ये स्टोरी आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को देख के इरिटेशन हो रही हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना। जो ये नेटिव लोग थे यहाँ पे, उसके बाद 7th सेंचुरी में इस्लाम आया, तो उन लोगों ने इस्लाम कबूल लिया। तो मोस्टली जितने भी बर्बर लोग हैं, उन लोगों का धर्म इस्लाम होता है। लेकिन बर्बर लोगों के अंदर आपको काफ़ी अलग अलग टाइप के मुस्लिम लोग मिलेंगे। अलग अलग इसमें मतलब क्लासेस बटी होती हैं, अलग अलग क्लैन्स बटे होते हैं, जिनमें से एक क्लैन होता है मोज़ाबित लोगों का। अब मोज़ाबित लोग बाकी बर्बर लोग से अलग कैसे होते हैं? क्योंकि इनका धर्म अलग है। हालांकि इनका धर्म मुस्लिम है, लेकिन ये फॉलो करते हैं इबादी मुस्लिम को। अब आप कहोगे ये इबादी मुस्लिम क्या है? आपने शिया मुस्लिम सुना होगा, सुन्नी मुस्लिम सुना होगा, लेकिन इबादी मुस्लिम का जिक्र बहुत कम होता है, क्योंकि इनकी तादाद भी बहुत कम होती है। जिस टाइम पे इस्लाम में बंटवारा हो रहा था और शिया और सुन्नी वाले सेक्ट बांटे जा रहे थे, उस टाइम पे एक ग्रुप ऐसा था जिनका बिलीफ सिस्टम ना ही शिया से मैच खाता था, ना ही सुन्नी से मैच खाता था। तो इन लोगों को कहा जाता है इबादी मुस्लिम, क्योंकि इनका बिलीफ सिस्टम, इनकी प्रैक्टिस दोनों से अलग है। ये लोग बटना नहीं चाहते थे किसी भी कैटेगरी में, और ये अपने ही बिलीफ सिस्टम को, अपने ही रिचुअल को, जो एक पुराना इस्लाम होता है, उसको फॉलो करना चाहते थे। आज के टाइम में इन इबादी मुस्लिम की तादाद सिर्फ 2 ही जगह पे आपको मिलेगी। या तो वो मिलेंगे मज़हब वैली में, अल्जीरिया में, जहाँ पे मैं अभी हूँ। इस पूरे रीजन में आपको इबादी मुस्लिम ही मिलेंगे, या फिर आपको इबादी मुस्लिम देखने को मिल सकते हैं ओमान में, जो कि एक और कंट्री है गल्फ़ में। बाकी और कुछ ऐसे देश हैं जैसे लीबिया हो गया, माली हो गया, जहाँ पे इनकी छोटी मोटी तादाद पाई जा सकती है। अब जो इबादी मुस्लिम इस मज़हब वैली में आके बस गए, इनका नाम पड़ गया मोज़ाबित। सो असल में ये थे बर्बर लोग, और ये इबादी इस्लाम को फॉलो करने लगे। उसके बाद ये मज़हब वैली में रहने लगे और इनका नाम पड़ गया मोज़ाबित लोग। तो आज के टाइम में जितने भी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, या फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस पूरी वैली को बनाया गया है, वो सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से बनाया गया है, मोज़ाबित लोगों की वजह से, क्योंकि इनका कल्चर बाकी सभी कल्चर से बहुत ज़्यादा अलग है। और टाइम और डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने बढ़ोतरी तो की ही है, लेकिन इन्होंने अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व रखा हुआ है, जो कि मैं आपको आज के वीडियो में दिखाऊंगा कि इनका अभी भी रहना खाना, इनके घर का स्टाइल, इनके कल्चर की वैल्यू, ये कैसे अपने परिवार की रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे ये कम्युनिटी में रहते हैं, कैसे अपने कल्चर को ये मेंटेन रखते हैं। वो सब कुछ आगे हम इनके वीडियो में देखेंगे, जब मैं आपको इनका ये शहर, जो कि अपने आप में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको देखने जाएंगे। अब इस मज़हब वैली में 7 ऐसे टाउन हैं
जिनको मिला के ये पूरी मज़हब वैली बनती है। अब वैसे तो ये पूरी मज़हब वैली लोकेटेड है सहारा डेजर्ट के बीचों बीच, लेकिन अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे ये लोग कैसे रह पाते हैं। तो जैसे आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कभी, जब हम साइंस पढ़ते थे तो बताते थे हमारे को कि एक ओएसिस होती है। तो ओएसिस ऐसा होता है कि जब डेजर्ट के बीचों बीच कहीं पे पानी मिल जाता है, उस जगह को ओएसिस कहते हैं। तो इस पूरी मज़हब वैली जो कि लोकेटेड है सहारा डेजर्ट अल्जीरिया में, उसके बीच में 7 ऐसी जगह मिली गई जहाँ पे पानी के स्रोत मिले, जहाँ पे ज़मीन से पानी निकाला जा सकता था, जहाँ पे कुएँ थे। तो उसके आसपास इन मोज़ाबित लोगों ने रहना शुरू किया और आज के टाइम में इन्हीं 7 शहरों को मिला के मज़हब वैली कहा जाता है। और इन 7 शहरों को इतने तरीके से बनाया गया है कि इस बीहड़ रेगिस्तान के बीच में इन लोगों ने अपने लिए खुशहाल ज़िंदगी बसा रखी है। और यहाँ पे लोग इतनी हंसी खुशी अपने कल्चर को मेंटेन करते हुए और सारी सुख समृद्धि पाते हुए यहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो यहाँ पे भाई ने मुझे ये एक टोपी दे दी है जो कि इनकी पहचान होती है मोज़ाबित लोगों की। ये टोपी इनकी मदर ने अपने हाथों से बनाई है। तो हम अब घूमने निकल रहे थे, इस शहर को देखने निकल रहे थे, तो भाई ने मेरे को बोला कि ये डाल लो, इससे आप वैसे कुछ हद तक लोकल लगते हो, ये टोपी डाल के तो आप बिल्कुल ही लोकल लगोगे। चलिए अब चलते हैं ज़रा ये शहर देखने। एंड दिस इज़ अ स्कूल। इन्हीं 7 शहरों में से एक शहर है अल गुहेरा, जिसमें मैं पहुंचा हूं। यहाँ पे मेरी एक लोकल से जान पहचान थी जिसने मेरे को मेरी गाड़ी की टिकट करवा दी, मतलब मेरी टैक्सी की बुकिंग करवा दी। शेयर टैक्सी में मैं यहाँ पे पहुंचा और अब मैं उन्हीं के परिवार में रहने वाला हूँ। वो खुद एक मोज़ाबित परिवार से बिलोंग रखते हैं और बहुत प्राउड मोज़ाबित हैं और वो अपने कल्चर को दिखाना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मुझे स्पेशली बुलाया कि आप यहाँ पर आओ, कुछ दिन रहो, हमारे परिवार से मिलो, हमारा कल्चर देखो, हमारे गांव देखो, हमारे शहर देखो और हमारा सारा सिस्टम देखो। और उसके बाद आप अपने लोगों तक ये बात पहुंचाओ कि ऐसे बर्बर लोग भी रहते हैं इस दुनिया में। तो इनके जो ये शहर बसे हुए हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है। इनमें इनको पूरे गांव, पूरे शहर को एक स्ट्रक्चर वॉल से डिफेंड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर काफ़ी अटैक भी होते रहते थे कि कभी किसी का अटैक हो गया, कभी किसी का अटैक हो गया। तो उस वजह से यहाँ पे 4 दीवारी की जाती थी पूरे शहर की और उसके किनारे किनारे पे काफ़ी ज़्यादा गार्ड भी बैठा करते थे, मतलब गार्ड के लिए ऐसे वॉच टावर बने हुए होते थे। तो ये शहर की बॉर्डर को जो बाउंड्री करती है उसकी पुरानी दीवार है, ठीक है। ये दीवार बहुत ही पुरानी भाई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड। बाकी इसकी छत भी अगर आप देखोगे तो ये पाम ट्रीज़ के जो तने होते हैं उनसे इस छत को पूरा बनाया जाता है। और इस पूरे गांव या टाउन या शहर के बिल्कुल बीचों बीच में एक जो सबसे बड़ी मॉस्क होती है, जिसमें एक टावर होता है जहां से अयान पड़ी जाती है, वो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है पूरे ही शहर का। और गांव में, शहर में जो भी घर है उसको अलाउड नहीं होता कि वो इससे बड़ा घर अपना बना पाएँ। और आज के टाइम में भी इसी वैल्यू को फॉलो किया जाता है। हालांकि घर यहाँ पे बहुत बन गए, जो 4 दीवारी होती थी उसके बाहर भी घर पहुँच चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती गई। लेकिन अभी भी किसी को भी अलाउड नहीं होता कि उस मॉस्क से, जो मेन मॉस्क है, उससे ऊँचा अपना घर बना पाएँ। साथ ही में यहाँ के जो घर होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी बहुत ही अलग होता है। पहले तो वो बने एक बिल्कुल मिट्टी वाले कलर के आपको घर यहाँ पे बने हुए मिलेंगे। उनका रीज़न, साइंटिफिक रीज़न भी है कि वो कैसे डेजर्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकें। साथ ही में इंटरेस्टिंग बात, इस घर में जितनी भी खिड़कियाँ होंगी, दरवाजे होंगे, वो सामने वाले घर से मैच नहीं खाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट लाइफ जीते हैं और मतलब इनके कल्चर बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड होता है। तो जो घर की माँ बेटियां हैं, बहू वगैरह हैं, उन सब को कोई और ना देखे। क्योंकि अभी मैं आपको ड्रेसिंग सेंस की भी इनकी बात बताऊंगा कि ये ड्रेस कैसे करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी वाला होता है। तो इनके जो घर बने होते हैं, जो सब खिड़कियाँ होंगी, दरवाजे होंगे, वो एक लाइन में नहीं होंगे। मतलब अगर सामने वाला पड़ोसी का घर है तो वो उसका दरवाज़ा बिल्कुल सामने नहीं होगा, या तो वो थोड़ा लेफ़्ट में होगा या वो थोड़ा राइट में होगा। और ऐसा ही इनकी खिड़कियों के साथ होगा ताकि लोग देख ना पाएँ। मैं अभी अपने होस्ट के घर की छत पे भी गया और वहाँ पे उनकी छत की दीवारें भी इतनी ऊंची ऊंची थी। तो एक लोकल मोज़ाबित हाउस में छत के ऊपर ऐसे करके कुछ कमरे बने हुए होते हैं जिनकी दीवारें भी काफ़ी ऊंची रखी जाती हैं। इन कमरों को ये यूज़ कर, ओपन कमरे होते हैं, इन कमरों को ये यूज़ करते हैं गर्मियों के टाइम में, समर्स के टाइम में सोने के लिए। इनकी छतों को काफ़ी, इनकी दीवारों को काफ़ी ऊंचा रखा जाता है, क्योंकि प्रिवेसी भी ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी प्रिवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी कोई झांक ना रहा हो और इनको भी किसी और पड़ोसी का ना दिखे और पड़ोसी को इनका ना दिखे। बाकी समर्स में ये यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपना छत के ऊपर। यहाँ पे घरों को अंदर से काफ़ी मॉडर्न बनाया जाता है, तभी आप देखोगे जो पूरा घर को अंदर, जो बाहर से दिखते हैं और जो अंदर से दिखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क मिलेगा। वेल मैनेज टाउन के बीचों बीच ही एक बाज़ार का एरिया होता था, इसको सूक बोला करते थे।
अभी मैं यहाँ पे गया, लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे बाज़ार नहीं लगता क्योंकि अब भी थोड़ा सा डेवलप हो गया है, शहर भी थोड़ा फैल गया। लेकिन पहले के टाइम में इन सूक वाली जगहों पे बाज़ार लगा करते थे, जहाँ पे आस-पास से सभी जगह से लोग ट्रेडर्स आया करते थे और यहाँ पे आके अपनी चीज़ों को अदला बदला किया करते थे। बात करें यहाँ के लोगों के पहनावे की, जो कि बहुत ही स्पेशल है, आपको शायद ऐसा किसी जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको लोग दिखेंगे हिजाब पहने हुए, बुर्का पहने हुए, लेकिन यहाँ की औरतों और आदमियों का ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अलग होता है। यहाँ के आदमी अगर आप देखोगे तो वो वाइट कलर का एक पूरा रोब डालते हैं और उनकी एक टोपी होती है, ये वाइट कलर की टोपी होती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टोपी होती है। वही टोपी डाल के ये लोग घर से बाहर निकलते हैं। और बात करेंगे अगर वुमेन की, तो वुमेन का और भी इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पे। जब तक एक लड़की की शादी नहीं होती है, वो काले रंग का हिजाब डालती है, उसका फेस फिर भी दिखता रहता है, फेस छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, वो हिजाब डालती है। लेकिन जब उसकी शादी होती है तो वो एक वाइट कलर का रोब डालती है और उसको वो उसमें आपकी आंखें भी नहीं दिखती, उस औरत की आंखें भी नहीं दिखती, सिर्फ एक लेफ़्ट आंख होती है या राइट आंख होती है, दोनों में से एक आंख होती है, वहाँ पे सिर्फ एक छेद छोड़ा जाता है और उसी छेद से ही वो इंसान बाहर की दुनिया देख सकता है। तो जब भी मोज़ाबित औरत जिसकी शादी हो रखी है वो अपने घर से बाहर निकलेगी, तो भाई उसको वही कपड़ा डालना पड़ेगा जिसमें एक छेद होगा और उसी छेद से ही वो दुनिया देख पाएगी। अच्छा, अब अल्जीरिया में आपको आबादी मिलेगी अरेबिक लोगों की भी और साथ में मोज़ाबित बर्बर लोगों की भी। बर्बर लोगों में और भी ट्राइब होती हैं जिनमें हम उनसे भी हम मिलने चलेंगे अगर मिल पाए तो। लेकिन अरेबिक लोग और मोज़ाबित लोगों में जो लिविंग स्टैंडर्ड का जो है, जो मतलब अमीर गरीब का जो फ़र्क है, वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें मोज़ाबित लोग बहुत ही अमीर होते हैं, जबकि अरेबिक लोग उतने ज़्यादा अमीर नहीं होते। मैंने अपने फ्रेंड से रीज़न भी पूछा तो उन्होंने बताया कि मोज़ाबित लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, साथ ही में वो बिलीव रखते हैं सिंपलिसिटी में, लाइफ को सिंपल तरीके से जीने में। तो वो फालतू का खर्चा कोई नहीं करते। एक परिवार में सब लोग, एक फैमिली वैल्यू इनके में बहुत ज़्यादा होती है, कम्युनिटी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। जैसे हमारी इंडिया की फैमिली में भी होता है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इवन शादी के बाद भी हम अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो वैसा ही तरीका कुछ इन लोगों का भी होता है। और शादी भी ये ज़्यादा नहीं करते हैं। वैसे इनके रिलीजन में अलाउड होती है कि ये 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन मोज़ाबित लोग एक ही शादी करते हैं। इनकी अगर इनकी वाइफ परमिशन दे, पहली वाइफ परमिशन दे कि आप दूसरी शादी कर लो, तो आप वो इंसान कर सकता है, लेकिन ये लोग ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि इनमें एक परिवार को अपना प्यार बहुत ज़्यादा होता है, कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में, तो ये उसको मेंटेन रखते हैं। यही रीज़न है कि ये बहुत सारा पैसा भी बचा पाते हैं क्योंकि सब लोग मिलजुल के रहते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और यही रीज़न है कि ये लोग अरब से बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। इट्स रियल वन। यहाँ पे कुछ इस टाइप के आपको कुएं भी बने मिलेंगे। देखो ये अभी तो सड़क के बीच में है, पर पहले वाले टाइम में ये गांव के बीचों बीच में होता था और लोग इसको यूज़ किया करते थे। अभी भी इन्होंने इसको संभाल के रखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे इन्होंने पूरा इसको कवर कर दिया है, देखो जाली लगा के कवर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे लोग आगे पानी भरा करते थे। ये देखो भाई, यहाँ पे भाई अपना सड़क के बीचों बीच घोड़ा लेके चले हुए हैं। और जो ये मोज़ाबित लोगों के ये शहर बसे हुए हैं, यहाँ पे इन लोगों की सुख समृद्धि देख के तो फिर उसके बाद अरब लोग भी यहाँ पे वापस आए। उनको ये लगा कि ये लोग तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन मोज़ाबित लोगों ने उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया। अरब लोग उनकी ज़मीन को क्लेम करने लग गए कि ये हमारी ज़मीन है, जबकि हमेशा से मोज़ाबित लोगों की ही ये ज़मीन रही है, उन्होंने ही इन शहरों को बनाया है। तो आज के टाइम में भी आपको कुछ ना कुछ अरब लोग मिल जाएंगे जो इन एरियाज़ में रहते हैं, लेकिन उन लोगों को शहर के बाहर रखा जाता है। मतलब बाउंड्रीज़ पे, आउटस्कर्ट्स में छोटी छोटी सेटलमेंट्स बनेगी जहाँ पे अरब लोग रहते हैं, लेकिन जो शहर का सिटी सेंटर होगा, जो मेन एरिया होगा, जो बाउंड्री लाइन के अंदर जो घर होते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ मोज़ाबित लोग ही रहते हुए मिलेंगे। How can someone swim in this? You see the water where? Like maybe 15 kilometers, 15 meters. 15 meters, yeah. So people jump from here. And you said like 10-15 people go at the same time? Yes. Oh no. And they jump in it? Yeah, one over one. Oh my god. भाई बता रहे हैं कि जैसे ये पीछे यहाँ पे ये कुआं बना हुआ है, इसके अंदर लोग स्विमिंग भी करते हैं। लगभग 15 मीटर गहरा है और लोग एक के ऊपर एक कूदते हैं। भाई कह रहे आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा। It's a desert, but there's water here. Yeah, like, people make water for people to drink. Ah. Yes. And is it considered good to give water to the thirsty people in?
Yeah, no, like people there, they do this for charity. फॉर चैरिटी। तो देखो वैसे तो ये पूरा एक डेजर्ट का एरिया है, लेकिन यहाँ पे सड़क पे चलते हैं, ये चलती हुई सड़क है और सड़क के किनारे पे आपको ऐसे पानी के सोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, डेजर्ट लैंड में भी आपको पानी के सोर्स मिल जाएंगे, क्योंकि इनके धर्म में लोगों की सेवा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये लोग अपने घरों के बाहर अक्सर ऐसे पानी के झरने लगा देंगे। डेजर्ट में होने के बावजूद भी लोग पानी दान करते हैं ताकि कोई प्यासा ना मर जाए। अभी यहाँ पे आते हुए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दिखाया भी कि यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के दाम कितने सस्ते होते हैं। यहाँ पे एक गैस भी होती है जो नॉर्मल इनकी जैसे सीएनजी वगैरह हमारी गैस चलती है, उसके दाम तो इवन और ज़्यादा कम होते हैं। जो उसका दाम लगभग मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे कि वो 600 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और उनका जो टोटल गैस का खर्चा आता है वो लगभग 150 से 200 रुपये के बीच में आता है। तो 1 रुपये में इनकी 4 किलोमीटर गैस चल जाती है, 4 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, लग्जरी गाड़ी। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे देखने को मिली बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी और बहुत ज़्यादा फैंसी गाड़ी भी है। मोज़ाबित लोग अमीर बहुत हैं, उनके पास फैंसी गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई यहाँ पे ये लोग अभी तक ये पुरानी गाड़ियाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या ये इन गाड़ियों के फ़ैन हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे पेट्रोल के दाम तो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, लेकिन गाड़ी ख़रीदने के दाम बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो लोग गाड़ी ख़रीद नहीं पाते, अगर ख़रीद लें तो उसके बाद तो चलाना तो उनके लिए ऑलमोस्ट फ्री ही होता है। These old cars, do people still use them? Yeah? Wow. यहाँ पे काफ़ी आपको इस टाइप की गाड़ियाँ भी मिलेंगी जो कि लोग आज भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे गांव के रेगिस्तान के बीच में आपको कुछ ऐसी फैंसी गाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी बहुत इजीली। वैसे तो ये पूरा एरिया डेजर्ट का एरिया है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो ये शहर हैं जो इस पूरी मज़ाब वैली को बनाते हैं, इसमें छोटे छोटे ओएसिस बने हुए हैं। मतलब ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे पानी मिलता है, जहाँ पे कुएँ हैं जिनकी मदद से पानी आता है, और कुछ यहाँ पे करिश्मे भी हो जाते हैं। कभी कभार बारिश होती है और कुछ छोटी छोटी गलियाँ हैं वो पूरी पानी की नदियाँ बन जाती हैं। और यहाँ पे आप जो खेती देखोगे तो ज़्यादातर होती है डेट्स की, जो खजूर होते हैं, पाम खजूर होते हैं, उनकी खेती होती है। तो यहाँ देखो पूरा डेजर्ट का एरिया और उसके बीच में ऐसे हरा भरा पूरा बाग बना हुआ है और यहाँ पे सब खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। और आज क्योंकि जुम्मे का दिन है, आज एक फ्राइडे का दिन है, तो सभी लोग वैसे ऑफिस से और काम से सबकी छुट्टी होती है, लेकिन आज के दिन सब लोग अपने घर में अपने परिवार का हाथ बटाते हैं। और जो लोग खेती वगैरह करते हैं वो अपनी कटाई वगैरह के लिए या फिर कुछ ना कुछ अपनी फार्मिंग से रिलेटेड काम करते हैं। तो आज भी मुझे काफ़ी लोग ऐसे दिख रहे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपना काम वाम अपना मेनली ये फार्मिंग का, खजूर की मेनली खेती होती है, उसका काम करने जा रहे हैं। बाकी ये देखो मेरे चारों तरफ डेजर्ट के बीच में, पूरे रेगिस्तान के बीच में कैसे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं और नीचे सुंदर घास भी लगी हुई है। देखो यहाँ पे खजूर की कटाई चल रही है। ये देखिए, जैसे ये अभी तो आपको एक गली लग रही होगी ना, जबकि ये गली नहीं, ये एक नदी है। कुछ टाइम में, जैसे अब से 1 महीना पहले भी यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई और ये पूरा पानी से भर जाती है। और इसको देखने के लिए लोग सभी घर से अपने बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इनके लिए एक ब्लेसिंग होती है कि भाई पानी आ गया। इनके ये शहर के बीचों बीच से ये गली निकलती है जो कि कभी कभी नदी बन जाती है। तो अभी आप यहाँ पे भी देखोगे तो कितनी नमी लग रही है। यहाँ पे साइड में भी देखोगे तो आपको ये पूरे निशान मिलेंगे कि कभी कभी यहाँ पे पानी भी होता है। भाई मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे लोग सबसे पहले सीखते हैं पाम के, ये खजूर के पेड़ चढ़ना। अभी मेरे पीछे भी आप लोग देखोगे, देखो ऊपर चढ़ रहे हैं। ये तो खैर कटाई कर रहे हैं, पर लोग ज़रा शौक़ के लिए भी और खेल कूद में भी ये काम करते हैं। यहाँ पे देखो खजूर के साथ साथ ये लोग अनार की भी बहुत खेती करते हैं। यहाँ पे अगर आप पूरा देखोगे तो ये पूरा बाग आपको अनार का ही मिलेगा। ये देख लो भाई, ये पूरी कितनी तगड़ी करके इन्होंने खेती कर रखी है। ये सब खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। तो मोज़ाबित लोग जाने जाते हैं अपनी बढ़िया प्लानिंग की वजह से। जो इन्होंने अपने ये शहर बसा रखे हैं, बहुत ही तरीके से प्लान्ड होते हैं, तभी आज तक अपनी ये कल्चरल आइडेंटिटी बचा पाए हैं। इसका एक एग्जांपल मुझे अभी यहाँ देखने को मिलता है। जो ये एक नदी है, ये पूरी नदी है जिसमें अभी चल रहा हूँ, अभी के टाइम पे सूखी हुई है, लेकिन इसको इन्होंने पूरा प्रिजर्व करने के लिए, और ताकि सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं आता, जब भी बारिश होती है कुछ पानी आता है, उस पानी को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए इस टाइप के कुछ वाटर चैनल्स बनाए जाते हैं, जिससे कि पानी कंट्रोल किया जा सके और सब लोगों को बराबर पानी मिल सके। ये देखो, जैसे यहाँ मेरे इस साइड पे यहाँ पे फार्म बने हुए हैं और उसकी साइड से ही ये नदी जा रही है, छोटा सा चैनल जा रहा है, जिसमें जब इनका टाइम आता है इनके लिए पानी छोड़ दिया जाता है और यहाँ से लोग पानी खींच के अपने खेतों तक ले जा सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने देखो कितने तरीके से, कितने वेल मेंटेन्ड तरीके से पूरी फार्मिंग कर रखी है।